हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम बीकानेर के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। हिस्ट्री ऑफ बीकानेर हम देख रहे थे। कल हमने बीकानेर के शासकों का कार्यकाल देखा था। एक छोटा सा क्या है, इसमें देखा था कि किस शासक का कार्यकाल कितना रहा था। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कहा जाता है बीकानेर के प्रथम शासक बीकाजी राव बीका के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश में बीकानेर की स्थापना की जाती है। 1465 में बीकानेर का स्थापना करने का कार्य इनके द्वारा आरंभ किया गया था। नींव रखी थी। अपने पिताजी जोधा के साथ अनबन हो गई थी, तो जोधा से अनबन होने के कारण वहां से ये निकल जाते हैं और जंगल प्रदेश में आ जाते हैं और यहाँ पर राठौड़ वंश की नवीन सत्ता स्थापित करते हैं। बीकानेर की अगर हम बात करते हैं, 1465 में इसकी नींव रखना स्टार्ट किया था। 23 वर्ष का समय लगता है। 1488 में बीकानेर पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था। उस दिन कहा जाता है आकातीज थी, यानी बैसाख शुक्ल तृतीय था, इसलिए बीकानेर का दिवस जो बनाया जाता है, यानी बीकानेर का स्थापना दिवस है, वो आकातीज को बनाया जाता है, बैसाख शुक्ल तृतीय को बनाया जाता है। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। अपना स्थापित दिवस है तो अपने तरीके से क्या है, मौज मस्ती करते हैं। स्थापना के रूप में ये पतंगे उड़ाते हैं। कहा जाता है प्रथम शासक राव बीका थे। इनके बारे में एक कहावत भी है कि 1545 था, बैसाख शुक्ल सुमेर था। 1545 है, शुक्ल बैसाख सुमेर है, थावर बीज थरापियो बिको बीकानेर है। यानी बिको के द्वारा, बीका जी थे, उनके द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। वो थावर के दिन की गई थी, शनिवार था, उस दिन इसकी स्थापना की जाती है। शासकों की श्रेणी की अगर बात करते हैं, तो प्रथम शासक राव बीका थे, बीकानेर की स्थापना करते हैं। इसके बाद में शासक बने थे लूणकर्ण। लूणकर्ण के बाद में शासक बनते हैं जैत सिंह। लूणकर्ण के बाद शासक बनते हैं जैत सिंह, और जैत सिंह के बाद में शासक हमने देखे थे कल्याणमल। जैत सिंह के बेटे कल्याणमल है। कल्याणमल शासक बनने के बाद में अपने दोनों पुत्रों की नियुक्ति दरबार में कर देता है, तो शासक अगले बनते हैं राय सिंह। 1574 से 1612 ईस्वी तक कौन से शासक बनते हैं? राय सिंह है। राय सिंह के बाद में शासक बनाया जाता है दलपत सिंह। दलपत सिंह अयोग्य शासक था। जहांगीर के द्वारा 1612-13 में 1 वर्ष के लिए रखा था। 1 वर्ष के बाद में अयोग्य होने के कारण कोई कार्य नहीं करा था, तो इसे सत्ता से हटा दिया जाता है। इसके बाद में 13 से 31 तक शासक रहते हैं। दलपत सिंह के बाद में सूर सिंह। बीकानेर के शासक कौन रहते हैं? सूर सिंह है। सूर सिंह के बाद में शासक बनाया जाता है करण सिंह। वही मतीरे की राड है। मतीरा जो हो गया था, नागौर में हुआ था, जो बीकानेर की भूमि पर आ गया था। दोनों शासकों के मध्य जो लड़ाई हो जाती है, सेना मारी जाती है, सेनापति जो इसमें मारे गए थे कुछ लोग हैं, तो उसी शासक कौन से थे? कर्ण सिंह थे। 1644 में वो राड होती है। कर्ण सिंह के बाद में बीकानेर के शासक बनाए जाते हैं अनूप सिंह। शासक कौन से बनते हैं? अनूप सिंह है। अनूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं सुजान सिंह। अनूप सिंह के बाद में शासक किसको बनाया जाता है? सुजान सिंह है। सुजान सिंह के बाद में शासक बने थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के बाद में आते हैं अपने गज सिंह है। गज सिंह के बाद में शासक बनते हैं सूरत सिंह है। सूरत सिंह के बाद में शासकों की श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे सूरत सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, बटनेर का दुर्ग है, इसके ऊपर आक्रमण किया था मंगलवार के दिन। इसका नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़ रखा था। हनुमान जी के बार पर इसका नाम क्या रख देते हैं? हनुमानगढ़। सूरत सिंह के बाद में शासक आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह ने कन्याओं वध पर रोक लगाई थी। गैया बिहार में जाते हैं, कन्याओं को देखते हैं कि लोग यहाँ पर मार रहे हैं, तो गैया बिहार से इन्होंने कन्या वध पर रोक लगाई थी। इसके बाद में रतन सिंह के बाद में शासक अपने आते हैं। रतन सिंह के अगर अन्य कार्यों की अगर बात करते हैं, तो महिलाओं और बालिकाओं के ये क्षेत्र में जहां भी गए थे, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया था। हर क्षेत्र में इनको अच्छे रूप से इन्होंने हर क्षेत्र को अपनी तरफ से सजाकर रखा था। तो इसके बाद में शासक आते हैं अपने सूरत सिंह। सूरत सिंह के बाद में शासक बनते हैं अगले डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह के बाद में गंगा सिंह आए थे, और गंगा सिंह के बाद में अंतिम शासक आते हैं सादुल सिंह है। तो ये शासकों की एक श्रेणी थी। सादुल सिंह अंतिम समय में शासक के रूप में रहे थे। तो प्रथम शासक कौन से आते हैं? बीकानेर के इतिहास की हम बात करते हैं, राव बीका। राव बीका। तो इसमें जो मुख्य शासक होंगे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक बीकानेर के शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक ये बीकानेर के शासक रहते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं, तो ये राव जोधा के 5वें पुत्र थे। राव जोधा के 5वें पुत्र थे। राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में नींव रखी थी इस बीकानेर की,
और इसका 23 वर्ष का समय लगा था। 1488 में इसका कार्य पूर्ण हो जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज को हम क्या बनाते हैं, बीकानेर दिवस मनाया जाता है। बीकानेर दिवस मनाया जाता है। बीकानेर की अगर हम बात करते हैं, इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। बीकाजी जी के बारे में मुख्य बात इतने। इसके बाद में दूसरे शासक आते हैं अपने लूणकर्ण जी। दूसरे शासक कौन से आते हैं, लूणकर्ण। दूसरे शासक कौन से आते हैं, लूणकर्ण की अगर हम बात करें तो लूणकर्ण दानवीरों की श्रेणी में अधिक दान दिया करते हैं। शासक लूणकर्ण की अगर बात करते हैं तो यह अधिक दान दिया करते थे, इसलिए बिट्टू सुजा ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। लूणकर्ण की अगर बात करते हैं तो इन्हें बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा है। बिट्टू सुजा के द्वारा लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1505 से लेकर 1526 तक रहा था। 1505 ईस्वी से 1526 तक बीकानेर के शासक कौन रहते हैं, अपने शासक बनते हैं लूणकर्ण। अधिक दान दिया करते थे, तो अधिक दानवीर की श्रेणी में होने के कारण बिट्टू सुजा के द्वारा इन्हें कर्ण कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है, कर्ण। और कौन सा कर्ण कहा गया है, कलयुग का कर्ण है, यानी कलयुग में जो दान दे रहे हैं उसके कर्ण के नाम में कहा गया है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं जीत सिंह, राव जीत सिंह। जीत सिंह लूणकर्ण के पुत्र हैं। जीत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो शासक रहे थे 1526 से लेकर 1540 ईस्वी तक। राव जीत सिंह जो शासक बने थे उस समय मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव के द्वारा इसके सेनापति थे, मालदेव के दो सेनापति है, जेता व कुप्पा है। मालदेव के सेनापति जेता व कुप्पा के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया था और इस युद्ध का नाम था पिहुबा का युद्ध है। हमने पहले पढ़ा था, गंगानगर में था यह क्षेत्र है। इस युद्ध में जय सिंह हार जाता है, जय सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये शासक जीत जाते हैं, मालदेव के है। इसके अलावा इन्होंने 1534 में जय सिंह के द्वारा 1534 में एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा था, राप्ती घाटी का युद्ध। राप्ती घाटी का युद्ध शासक बीकानेर का कौन सा था, जय सिंह था और उधर कौन सा था, कामरान। भाइयों का भाई कामरान था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें जय सिंह जीत जाता है। राप्ती घाटी के युद्ध में शासक कौन कौन शामिल थे, इसमें शासकों की बात करते हैं तो बीकानेर का शासक कौन सा था, बीकानेर का शासक था जय सिंह और हुमायूं के भाई कामरान के मध्य यह युद्ध हो जाता है। जय सिंह की अगर बात करते हैं जीत जाता है तो एक बिट्टू सुजा पुस्तक लिखते हैं जिसमें इसका वर्णन किया गया है। राव जय सिंह छंद है, राव जय सिंह छंद है, जिसमें जय सिंह के बारे में बताया गया है, जय सिंह के बारे में बताया गया है। तो ये कामरान था, इसके द्वारा पहले हनुमानगढ़ के बटनेर पर के अधिकार किया गया था, बटनेर पर अधिकार। तो इस कामरान के द्वारा पहले बटनेर पर अधिकार कर लिया जाता है, बाद में इस पर अधिकार अपने बटनेर का नाम हनुमानगढ़ किया जाता है। तो पहले इस पर अधिकार किसका था, इस बटनेर पर हनुमानगढ़ पर अधिकार किसका था, पहले कामरान का था। तो तीसरे शासक कौन से आते हैं, जय सिंह। जय सिंह के बाद में, जय सिंह के बाद में शासक बनते हैं इनके बेटे हैं, वो कौन से आते हैं, कल्याणमल। शासक कौन बनता है, अगला कल्याणमल। तो कल्याणमल हमने अभी पढ़ा था, जो मारवाड़ का हम इतिहास देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि कल्याणमल जो है, कल्याणमल जो शासक बना था वो पहले तो इसका कार्यकाल कितना, तो कार्यकाल इसका था 1541 से लेकर 1574 ईस्वी तक। और यह वह शासक था जो अकबर के नागौर दरबार में पहुंचता है। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार बुलाया था। उस दरबार में उन राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था जो हो सके, और जो न होना चाहते थे, जैसे चंद्रसेन था, भाद्रजुन की पहाड़ियों में चला जाता है तो उसको पीछे हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, उसको वहां मनाने के लिए लाया जाता है, लेकिन चंद्रसेन भाग जाता नहीं आता है। तो उस दरबार में बीकानेर के शासक कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। तो बीकानेर का ही शासक है कल्याणमल, जिसके द्वारा अकबर के नागौर दरबार में उसकी अधीनता स्वीकार की जाती, उसकी अधीनता स्वीकार की जाती है। इसकी अधीनता स्वीकार करते ही इसने अपने बेटे राय सिंह व पृथ्वीराज की नियुक्ति इसके दरबार में कर दी थी।
तो राय सिंह व पृथ्वीराज को अकबर के दरबार में नियुक्त करने वाला शासक कौन सा आता है? कल्याणमल है। ठीक है, कल्याणमल के बारे में और कुछ विशेष है नहीं। तो अकबर के दरबार में पहुंचता है और अपने दोनों पुत्रों की नियुक्ति उसके दरबार में कर देता है, उसके दरबार में नियुक्ति करता है। इसके बाद में शासक आते हैं अपने अगले राय सिंह। 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक बीकानेर के शासक रहते हैं। कौन से आते हैं? राय सिंह। कहा जाता है राय सिंह 2 मुगलों के समकालीन शासक रहे थे। कितने मुगलों के? 2 मुगलों के समकालीन शासक रहते हैं राय सिंह। 1574 से 1612 ईस्वी तक। 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक बीकानेर के शासक के रूप में कौन रहता है? राय सिंह। कौन रहता है? राय सिंह है। राय सिंह की अगर बात कहते हैं तो यह राय सिंह 2 मुगलों के समकालीन शासक रहा था। पहला मुगल कौन सा था? अकबर है, और दूसरा अपना कौन सा आता है? जहांगीर। जहांगीर है। कौन सा? जहांगीर। राय सिंह बीकानेर का शासक था। यह 2 मुगलों के समकालीन कार्य करता है। पहला अकबर था, दूसरा जहांगीर था। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर सत्ता संभालता है। दिल्ली सल्तनत उसके अधीन में चलती है। उस समय भी इसने राय सिंह को अपने क्षेत्र में रखा था। अकबर ने इसे 4000 मनसबदार दिया करता था। 4000 का मनसबदारी नियुक्त किया था। अकबर के द्वारा राय सिंह को 4000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। यानी जात व स्वार पद है। हमने मनसबदार के बारे में चर्चा की थी कि मनसबदार कहा किसे जाता है। तो मनसबदार एक पद है, एक प्रथा है जो शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तो इसके बारे में चर्चा की थी कि मनसबदार होता क्या है। तो मनसबदार एक पद है, एक प्रथा है जो अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसमें 2 स्तर, इसमें कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। एक तो जात होता है, एक स्वार होता है। जात मीन्स क्या होता है? औकात, स्तर है। कहते हैं ना कई बार किसी व्यक्ति की तेरी औकात क्या है, तेरी वैल्यू क्या है। कई बार अपने सामान्य से सिद्ध रहते हैं तो सोचते हैं जो गणमाननीय व्यक्ति होते हैं किसी प्रकार के, वो इसकी क्या औकात, इसकी क्या औकात है। तो जात उसे कहा जाता है कि व्यक्ति का स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, तो उसे जात कहा जाता है। और मनसबदार और सवार किसे कहा जाता है? प्रत्येक सवार के लिए घुड़सवार होना जरूरी है। सवारी मतलब घुड़सवारी आती है कि नहीं है। तो जब भी अकबर अपने दरबार में सेनापति या सैनिकों की नियुक्ति करता था तो उस क्षेत्र में दोनों चीजें देखा करता था कि व्यक्ति जात उसका सही है, यानी राजपूत है, किस प्रकार की उसकी जात है, योग्यता क्या है, सैनिक के काम आने वाला है या नहीं, या ऐसे ही घूमने फिरने वाला है। दूसरा वह देखा था कि इसका सवार क्या है, सवारी जानता है या नहीं जानता है। तो प्रत्येक मनसबदार के लिए योग्यता क्या होती थी? मोस्टली अगर उसे जात होना चाहिए, उसका जात जो है यानी स्तर है, औकात उसकी होना चाहिए, उसको तो अकबर अपने दरबार में नियुक्त कर लेता था, चाहे सवार उसका हो या न हो। तो जिसका जात पद होता था उसको तो रखता था, जिसका जात यानी योग्यता नहीं होती थी, औकात नहीं होती थी, उसको बाहर निकाल देता था। तो अकबर के द्वारा इसे 4000 का मनसबदार नियुक्त किया था। ये जात और सवार दोनों था। 4000 का ज्यादा दिया करता था और 4000 का क्या सवार दिया करता था। बाद में जहांगीर के द्वारा इसका जो मनसबदार है वो बढ़ा दिया गया था। जहांगीर ने इसे 5000 का मनसबदार नियुक्त किया था। राय सिंह था, बहुत लंबे समय तक कार्य करता था, तो इसलिए राय सिंह को 5000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। अकबर ने इसे 1577 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को 51 परगने दी। 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा इस राय सिंह को कार्य में निपुणता के कारण 51 परगने सौंप दिए थे कि तू इसके ऊपर कार्य तो स्वयं ही करेगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि जब जहांगीर का बेटा था खुसरो, खुर्रम या खुसरो कहा जाता है, तो अगर जब खुसरो अपने पिता से अनबन हो जाती, कर्ण सिंह के दरबार में चला जाता है, तो उस समय आगरा का कार्यभार किसे सौंपता है? इसी राय सिंह को सौंपता है। तो इसमें लिखेंगे आगरा का कार्यभार शाहजहां के नाराज होने पर
होने पर राय सिंह को सौंपा। बीकानेर के शासक राय सिंह को इतना विश्वास पात्र मानते थे कि जहांगीर अपने बेटे को आगरा का सूबेदार, आगरा का कार्यभार ने सौंपकर किसको सौंपा था? राय सिंह को बुलाया था और राय सिंह को कहा था कि तुझे आगरा, आज से आगरा तुझे संभालना है। और हमने देखा था कि जब जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था, औरंगजेब के द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित करते हैं, तो शासक किसको रखा जाता है? सूबेदार किसको बनाया जाता है? राय सिंह। इतना विश्वास पात्र था कि जब भी मुगल कोई कार्य करते थे तो राय सिंह को आगे रखा करते थे। आगरा का कार्यभार शाहजहां के नाराज होने पर किसको सौंपा था? इस राय सिंह को सौंपते हैं, इस राय सिंह को सौंपा जाता है। तो इसको राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? राजपूताने का कर्ण है। को मुंशी देवी प्रसाद राजपूताने का कर्ण। कौन सा पुताने का? राजपूताने का कर्ण। यानी राजपूतों में जो कर्ण था, कर्ण क्या था? अधिक दानदाता था। कर्ण से जो भी हमने देखा था, कर्ण पुत्र हुए थे, उनसे जो कुछ मांग लिया करते थे वो दे दिया करते थे। तो उसी प्रकार लूणकर्ण को तो क्या कहा है? दानदाता है, अधिक दानदाता है, कलयुग का कर्ण का है। और उसी प्रकार ये मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किसे कहा है? राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। यानी राजपूतों में अधिक दानवीर कौन सा था? वो अपना शासक था राय सिंह। वो शासक कौन सा था? राय सिंह था। राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना की जाती है। जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। वे दोनों वीरों जयमल व फत्ता, हमने पढ़ा जयमल व फत्ता की पाषाण युक्त, पत्थर युक्त मूर्ति इस किले के सामने लगवाता है। हमने देखा था अकबर ने जब मेवाड़ का हमने इतिहास पढ़ा था तो हमने देखा था कि अकबर के द्वारा बहुत बड़ी भूल कर दी गई थी। उसने कत्लेआम का आदेश दिया था, कत्लेआम का आदेश दिया था। यानी जहां जो दिख रहा है उसको मार दो, काट दो। तो यह उसके अमिट कलंक था। जीवन भर उसके बारे में सोचता रहा। जयमल व फत्ता लड़ते हुए मारे जाते हैं तो उसने कहा दोनों की वीरताओं का सम्मान रखने के लिए, अपने अपमान को किसी भी प्रकार छुपाने के लिए इन दोनों वीरों की आगरा में मूर्ति लगवाई थी। और उसी प्रकार राय सिंह भी इनकी मूर्ति पाषाण युक्त यानी पत्थरों से कहां पर लगाता है? यह अपनी मूर्ति है वो यहाँ आगरा की, आगरा के बाद में कहा? जूनागढ़ के रूप में लगवाई जाती है। तो वह शासक बताइए जिसने जयमल व फत्ता की मूर्ति राजस्थान में स्थापित की, तो वो अपने शासक कौन से आते हैं? राय सिंह। इसको अगर बात की जाए कि मान सिंह के बाद में उच्च मनसबदार था, प्रश्न पूछा गया है मान सिंह के बाद सबसे उच्च मनसबदार किसे दिया जाता था? तो मान सिंह को कहा जाता है 7000 के करीब मनसबदार दिया जाता था, लेकिन इसको 5000। तो द्वितीय श्रेणी का मनसबदार मान सिंह के बाद में दूसरी श्रेणी का मनसबदार कौन सा था? अपना शासक था राय सिंह। राय सिंह को कहा जाता है कि ये आशु कवि था। राय सिंह क्या था? आशु कवि था, यानी हाथों हाथ कविता लिखने वाला, हाथों हाथ कविता बनाने वाला। कहा जाता है दक्षिणी भारत के अभियान में जब इन्हें भेजा गया था, दक्षिणी भारत के अभियान में जब यह गया था तो वहां पर इसके द्वारा फोग का वृक्ष देखा गया। फोग का वृक्ष देखा गया था। उसको देखते ही इसने हाथों हाथ रचना की थी कि तू संदेशी रुखड़ा मैं परदेसी लोग। हाथों हाथ क्या? फोग का वृक्ष देखता है, फोग होता है राजस्थान में सभी जानते हैं। तो उस फोग को देखता है और कहता है तू संदेशी रुखड़ा मैं परदेसी लोग, तू संदेशी रुखड़ा मैं परदेसी लोग। अकबर माने ताड़िया तू क्यों आई फोग, यानी अकबर ने हमें तो यहाँ भेजा है, तू फोग राजस्थान का रहने वाला, तू यहाँ क्या लेने के लिए आया है। तो आशु कवि क्यों कहा जाता है? हाथों हाथ किसी चीज को देखता है उस पर तुरंत कविता बना दिया करता था, इसलिए राय सिंह को आशु कवि कहा जाता है। इनका ध्यान 21 जनवरी को 1612 में बुरहानपुर में इनका ध्यान हो जाता है। तो 21 जनवरी 1612 को बुरहानपुर में इनका ध्यान हो जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 जनवरी 1612 ईस्वी। क्षेत्र बुरहानपुर, दक्षिणी भारत का बुरहानपुर क्षेत्र। वहां पर अभियान पर गए थे और अभियान के दौरान उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती। तो हमने पढ़ा था कि शासक थे कल्याणमल, उन्होंने पृथ्वीराज और राय सिंह दोनों की नियुक्ति अकबर के दरबार में की। अकबर के दरबार में करता है तो पृथ्वीराज था, इसका भाई था पृथ्वीराज
वह किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। वह भी अकबर के अधीन कार्य करता था, तो अकबर उसको भी कुछ चीज उपहार स्वरूप देगा। तो अकबर की अगर हम बात करते हैं, अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग दिया गया। पृथ्वीराज राठौड़ था, इनका भाई था पृथ्वीराज राठौड़। ये कौन से थे? राय सिंह राठौड़ है, और पृथ्वीराज राठौड़ इनका राय सिंह का भाई था। इसे अकबर के द्वारा गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में गागरोन का दुर्ग दिया। तो गागरोन के दुर्ग में अब कौन रहते थे? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन के दुर्ग में रहा करते थे। गागरोन दुर्ग उन्हीं के अधीन में था, वहां पर रहते रहते बैठा करते थे। और उसकी अगर हम बात करते हैं, वहां उन्होंने एक रचना की थी, पाथल व पित्थल। एक रचना की थी, पाथल व पित्थल। और एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था डिंगल भाषा में, जिसका नाम है डिंगल भाषा। डिंगल भाषा में बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात है। ये गागरोन दुर्ग में बैठे थे और कवि थे, तो ये कविता लिखा करते थे। तो गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में इनके द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात है, वो लिखा गया था। भाषा डिंगल है, उत्तरी राजस्थान। ठीक है, भाषा कौन सी आती है? इसकी भाषा की अगर बात करते हैं, डिंगल भाषा है। और एक ग्रंथ कौन सा आता है? पाथल व पित्थल। इसकी उनके द्वारा रचना आरंभ की गई थी। इसको कहा जाता है, इसके बारे में बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात के बारे में क्या कहा जाता है? कुछ इनके बारे में कहावतें हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इसमें 10,000 घोड़ों की शक्ति है। इस ग्रंथ में कितने हैं? 10,000 घोड़ों के समान इसमें शक्ति है। कौन से में? बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात है। दुर्सा आडा एक कवि हुए। दुर्सा आडा जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि यह पुस्तक 5वां वेद व 19वां पुराण है। दुर्सा आडा इसके बारे में क्या कहते हैं? दुर्सा आडा, कौन से आडा? दुर्सा आडा है। 19वां वेद बताया। इसके दुर्सा आडा की अगर बात करते हैं तो इनकी बहुत सी कविताएं, इनके द्वारा बहुत से जो इतिहासकार हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। बहुत से शासकों के बारे में इन्होंने बताया है। इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? 10,000 घोड़ों की शक्ति के समान है। और दुर्सा आडा क्या कहते हैं? 5वां वेद व 19वां पुराण है। यह हमारा 4 वेद है। तो 5वां वेद किसको बताया है? बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात है। और इसको अगर हम बात करते हैं पुराण की, अगर हम बात करते हैं तो 19वां पुराण बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों की शक्ति जितनी ताकत है। पाथल व पित्थल है, तो पाथल व पित्थल की रचना की गई थी। पाथल और पित्थल है, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड है, उनकी राय अलग है। लेकिन अन्य लेखों की अगर बात करते हैं तो पाथल व पित्थल जो रचना है, इसमें पाथल प्रताप को माना जाता है और पित्थल किसको माना जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। पाथल इसमें किसको माना जाता है? प्रताप, महाराणा प्रताप। और पित्थल किससे माना जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं को मानते हैं। तो पाथल तो इसमें माना जाता है महाराणा प्रताप को है, और पित्थल माना जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को है। पित्थल किसको माना जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को है। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रंथ पढ़ा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने यह ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ पढ़ने के बाद में कहा था कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अन्य शासक इस बात को नहीं मानते हैं, अन्य लेखक, अन्य कवि इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। प्रताप हमेशा स्वतंत्र रहे। हम पढ़ कर आए थे महाराणा प्रताप के बारे में कि 1572 में 28 फरवरी 72 को अपने पिता के उदय सिंह के देहांत होने के बाद में शासक बनाया जाता है महाराणा प्रताप, जो 19 जनवरी 1597 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन भर उन्होंने युद्ध लड़े थे, कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कितनी बार शिष्टमंडल आए थे, जलाल खान आया था, मान सिंह आया था, भगवत दास आया था, टोडरमल आया था, सभी को उन्होंने वैसे ही विरोध कर वहां से भेज दिया गया था। फिर इसको अगर हम बात करते हैं, शस्त्र का किला है, मैगजीन का किला है, दौलत खाना है, अकबर का किला है,
जो अजमेर में है, वहां पर इसको युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी। वहां से महाराणा प्रताप निकल जाते हैं, इसके सेनापति आ जाते हैं, चेतक को घायल हो जाता है, वहां से महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। कभी भी इनकी दीनता स्वीकार नहीं की थी, सावण को राजधानी बनाते हैं। वहां से हल्दी घाटी के युद्ध विवाद में क्या है, जब इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो भामाशाह के द्वारा इनकी आर्थिक सहायता की जाती है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद इनके द्वारा फिर से पैसों का इकट्ठा किया जाता है। भामाशाह ने आर्थिक सहायता की थी और फिर यह सेना का पुनर्गठन करते हैं और द्रोणा चावंडिया पर आक्रमण करते हैं और चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और वहां से अपना कार्यक्रम फिर स्टार्ट करते हैं। अंतिम वर्ष में कहा जाता है इनका जब देहांत होता है तो बाण का तर्कस था, वहां पर जो धनुष को दे रहे थे उस प्रकार उनके पैर घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी अकबर फूट फूट कर रोया था। अकबर इतना इसके बारे में जानता था कि इतना तकड़ा स्वावलंबी शासक है, उसने कभी भी मेरी दीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी किसी भी प्रकार से इतना जो मैंने इसके ऊपर आक्रमण किए थे, इतनी बार इसकी सेनाओं को विभाजित कर दिया, इतनी बार इसको तोड़ दिया, फिर भी इसने अविधीनता स्वीकार नहीं। अकबर स्वयं फूट फूट कर रोया था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। तो अन्य इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते, वो कहते हैं हमने तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना, क्योंकि हमने पढ़कर आए, हमने सब कुछ देखा है कि अकबर की दीनता प्रताप ने कभी स्वीकार नहीं की थी। एक ग्रंथ आता है पाथल व पित्थल है, एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है, पाथल व पित्थल है। तो पाथल व पित्थल, तो पाथल तो प्रताप को कहा है, पित्थल किसको कहा है, पृथ्वीराज राठौड़ को। एक ग्रंथ आता है पाथल व पित्थल, कन्हैयालाल सेठिया इसके लेखक, कन्हैयालाल सेठिया। ये कहाँ के हैं, सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू का एक क्षेत्र है, सुजानगढ़ है, वहां के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक कविता लिखी गई है जिसका नाम क्या है, पाथल व पित्थल है। तो पाथल व पित्थल कौन से आते हैं, कन्हैयालाल सेठिया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये अपने चूरू के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, चूरू के रहने वाले हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ किसके भाई थे, राय सिंह के भाई थे। तो राय सिंह के बाद में शासक किसको बनाया जाता है, हमने देखा था दलपत सिंह। राय सिंह के बाद में शासक बनते हैं दलपत सिंह, दलपत सिंह को शासक बनाया जाता है। तो 1612 से 13 वर्ष, एक ही वर्ष के लिए ये शासक कितने, एक ही वर्ष के लिए रहे थे, तो इनके बारे में कुछ खास बात है नहीं। दलपत सिंह अयोग्य शासक होने के कारण इनको गद्दी से हटा दिया जाता है। तो इनको गद्दी से हटा दिया गया था क्योंकि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, जहांगीर इनको गद्दी से हटा देता है। इसके बाद में 1613 से 31 तक शासक कौन से आते हैं अपने, हमने कल पढ़ा था सूरसिंह। 1613 से लेकर 31 आते हैं सूरसिंह। 1613 से लेकर 31 तक शासक कौन बनते हैं, सूरसिंह के द्वारा बीकानेर का जो कार्यभार है वो देखा जाता है। इन्होंने मुगलों के अधिक जो युद्ध थे उनमें क्रांतिकारी के रूप में हमेशा मार्गदर्शन करते रहे और आगे बढ़ते रहे थे, मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा उनको साथ देते रहे थे। तो क्रांतिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। तो शासक आते हैं अपने सूरसिंह। सूरसिंह के बाद में अगले शासक आते हैं करण सिंह। अगले शासक हमने देखा था करण सिंह बीकानेर के शासक है। तो करण सिंह के बारे में ये तो क्या मतेरी राठ घटना होती है, नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़ और इधर शासक कौन से थे, करण सिंह है। दोनों सैनिकों के मध्य विवाद हो जाता है, इस विवाद का निपटारा करते हैं। इसका विवाद का निपटारा शासक कौन से करते हैं, अपने करण सिंह। तो करण सिंह के द्वारा इस विवाद का निपटारा किया जाता है, दोनों को बीच में के हटाया जाता है, दोनों को यहाँ से हटाया जाता है। तो वो शासक कौन से आते हैं, अपने शासक की अगर हम बात करते हैं तो करण सिंह। शासक कौन से आते हैं, करण सिंह है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं शासक अनूप सिंह। करण सिंह के बाद में शासक कौन से आते हैं, अनूप सिंह है। उनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1669 से लेकर 69 से लेकर क्या है 1669 से लेकर 1698 तक शासक रहते हैं। औरंगजेब के दक्षिणी अभियानों में जाते हैं। तो अनूप सिंह के बारे में एक दो बात है। अनूप सिंह औरंगजेब के विश्वास पात्र 1669 से 78 तक रहते हैं, 78 ईस्वी तक रहते हैं। तो 1669 से 1678 ईस्वी तक यह शासक के रूप में कार्य करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह औरंगजेब के विश्वास पात्र थे, इसलिए औरंगजेब के द्वारा इसे माही मरातिब की उपाधि दी गई। औरंगजेब ने क्या, एक तो महाराज की उपाधि दी औरंगजेब के द्वारा, एक तो उन्हें कौन सी उपाधि दी जाती है, महाराज की उपाधि दी जाती है, और दूसरा इन्हें माही मरातिब की उपाधि दी जाती है। तो अनूप सिंह औरंगजेब के द्वारा माही मरातिब व महाराज की उपाधि दी गई, माही महाराज उपाधि दी गई।
अगर मतीरेरी राड़ की घटना डिटेल से अगर पूछेगा तो वो क्या है, गांव देगा। यह कौन से गांव की घटना है, नागौर और बीकानेर के बीच में वह कौन सा गांव था जहां पर मतीरेरी राड़ की घटना होती है, 1644 में हुई थी। शासक पूछ लेगा तो कर्ण सिंह, और उधर कौन सा, अमर सिंह राठौड़। या पूछ लेगा कि कौन सा गांव था, तो वो गांव कौन सा आता है, जोगनिया गांव। कौन सा आता है, जोगनिया गांव है। उस गांव के जो किसान थे उनकी आपस में क्या लड़ाई हो जाती है, उस लड़ाई का निपटारा शासक करवाते हैं। उसका शासक कौन सा करवाते हैं, शासक इस लड़ाई का निपटारा करवाते हैं। तो इसके बाद में, तब तक इसके बाद में शासक कौन से रहते हैं, अगले शासक की अगर हम बात करते हैं तो अनूप सिंह के बाद, अनूप सिंह के बाद में अगले शासक आए थे अपने सुजान सिंह। सुजान सिंह की अगर बात करते हैं तो इनके बारे में कुछ विशेष बात है। 1700 लेकर 1735 तक, 1700 से लेकर 1735 तक ये शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने कार्य जो 1735 तक देखा। इसकी अगर हम बात करते हैं, इनके काल पर अगर हम बात करते हैं तो अजीत सिंह नागौर के शासक जो अमर सिंह थे, इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किए थे। उन आक्रमणों का इन्होंने सफलता मुकाबला किया था। बीकानेर उनके बीच में क्या विवाद हो जाता था, इस विवाद को लेकर के इन आपस में झगड़े हुआ करते थे। इसके बाद में आते हैं जोरावर सिंह। तो जोरावर सिंह के बाद में एक ही बात है कि जोरावर सिंह ने जो हुडा सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में जयपुर के अंदर हुडा सम्मेलन रखा था। मराठाओं से भयभीत होकर यह सम्मेलन रखा गया था कि उनके विरुद्ध सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया जाता है, उनके विरुद्ध में हम क्या है कार्रवाई करेंगे। उस सम्मेलन में बीकानेर की तरफ से भाग लेने वाले, उस सम्मेलन में बीकानेर की तरफ से क्या है भाग लेने वाले शासक कौन से आते हैं, उस शासक में जो गए थे बीकानेर के शासक के रूप में, उस सम्मेलन में जो गए थे वो शासक कौन से आते हैं, जोरावर सिंह है। इसके बाद में शासक आते हैं गज सिंह। कौन से आते हैं, बीकानेर के शासक आते हैं गज सिंह। तो उन्होंने अपने भाई अमर सिंह, इनका भाई था बड़ा अमर सिंह, गज सिंह का बड़ा भाई था अमर सिंह, उसके कार्य में इन्होंने हाथ बढ़ाया था। और अगर हम बात करते हैं, अमर सिंह जोधपुर राज्य की सेना के साथ बीकानेर में चढ़ाई कर देता है। ठीक है, तो गज सिंह है, गज सिंह का भाई था अमर सिंह है, उसने अपने भाई के विरुद्ध जोधपुर की सेनाओं को साथ में लेकर के है बीकानेर की तरफ का चढ़ाई कर देता है और इस बीकानेर को अपने अधीन में कब्जे में लेना चाहता है। तो गज सिंह के बारे में कुछ ज्यादा और विशेष है नहीं। इसके बाद में शासक आते हैं अपने सूरत सिंह। सूरत सिंह इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बीकानेर के शासक कौन से आते हैं, सूरत सिंह है। अगले शासक कौन से आते हैं, सूरत सिंह। बीकानेर के शासक हैं सूरत सिंह। इनका पहले तो कार्यकाल पूछा जाता है कि सूरत सिंह है, इनका कार्यकाल कब तक रहा था। तो इनका कार्यकाल हमने पहले देखा 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक, 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इनकी अगर हम बात करते हैं 1805 में, इनकी अगर हम बात करते हैं 1805 में पटनेर पर अधिकार किया था। 1805 में पटनेर पर अधिकार करने वाले शासक कौन से आते हैं, सूरत सिंह। पटनेर पर अधिकार, मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन होने के कारण, मंगलवार का दिन होने के कारण इसका नाम, पटनेर का नाम क्या रखा था, हनुमानगढ़। कौन सा मानगढ़, हनुमानगढ़। 1805 में बटनेर पर अधिकार करते हैं। बटनेर पहले किसके अधीन में था, हमने पढ़ा था हुमायूं का भाई काबरा उसके अधिकार में था, लेकिन 1805 में ये इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। मंगलवार था इसलिए इसका नाम क्या रखा था कि मंगलवार का दिन होने के कारण बालाजी के नाम पर इसका नाम, हनुमान जी के नाम पर क्या रखा था, हनुमानगढ़। इनके द्वारा चूरू पर आक्रमण किया, इनके द्वारा सूरत सिंह के द्वारा चूरू पर आक्रमण किया जाता है। इन्होंने चूरू पर 1814 में आक्रमण किया था। चूरू पर इनके द्वारा आक्रमण कब किया जाता है, 1814 में। चूरू पर 1814 ईस्वी में आक्रमण किया। चूरू के किले से, चूरू के किले से कल भी देखा था, किले से चांदी के गोले दागे गए, चांदी के गोले दागे गए। इतने धनी लोग हैं वहां पर कि उसी समय वो चांदी के गोले दाग दिया करते थे। तो आज तो उनके पास पैसों का कोई अंबार है, उनके पास बहुत पैसे हैं, तो चांदी के गोले दागे गए थे, चांदी के गोले दागे गए थे। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो पूछा जाता है कि चूरू में जिस समय
इन्होंने आक्रमण किया था। उस समय वहां का सूबेदार था या सेनापति था वो कौन था? वहां का जो सूबेदार था, सामंत था, वो कौन सा था? तो शिवजी सिंह था। वहां का शासक कौन सा था? शिवजी सिंह। वहां का कार्य है पोषमाला करता। शिवजी सिंह के द्वारा चोरों का कार्यभार देखा जाता था। उस किले में जो दागे गए थे चांदी के गोले, वो यहीं पर देखा करता था। इसके बाद में 1818 में इनके द्वारा क्या है संधि कर ली गई। 1818 में संधि कर लेते हैं चोरू। इसके बाद में अगले शासक हमने देखा था रतन सिंह। शासक पहले कौन से आते हैं? रतन सिंह है। रतन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1600। रतन सिंह की अगर हम बात करते हैं, शासक कौन से आते थे? रतन सिंह। बिहार गैया क्षेत्र है, कन्यावध पर रोक लगाई। बिहार के गैया क्षेत्र में कन्याओं को मरते हुए देखा तो वहां पर उन्होंने रोक लगाई थी। इनका कार्यकाल अगर हम बात करते हैं तो 1828 से लेकर 51 तक इनका कार्यकाल चलता है। इनका कार्यकाल 51 तक रहा था। इसके बाद में रतन सिंह के बाद में शासक किसको बनाया जाता है? रतन सिंह के बाद में बीकानेर के शासक आते हैं सरदार सिंह। बीकानेर के शासक कौन से आते हैं? सरदार सिंह है। वो बीकानेर की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और वहां का कार्यकाल देखते हैं। तो अगले शासक कौन से आते हैं? सरदार सिंह। फिर आते हैं डूंगर सिंह, फिर आते हैं गंगा सिंह और अंतिम शासक साधुल सिंह आते हैं। तो शासक कौन से आते हैं? सरदार सिंह। सरदार सिंह। बीकानेर के शासक आते हैं सरदार सिंह। बीकानेर के शासक कौन से आते हैं? सरदार सिंह है। इनका अगर हम बात करते हैं कार्यकाल, इनका कार्यकाल 1851 में इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ। 1851 से लेकर सरदार सिंह का जो कार्यकाल है वो 1872 तक रहा था। 1872 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1851 से लेकर 1872 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1857 की क्रांति, बीच में हम क्रांति जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय में क्रांति के समय बीकानेर के शासक रहे। 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय बीकानेर के शासक थे वो अपने कौन आते हैं? उसमें बीकानेर के शासक आते हैं सरदार सिंह। उसमें बीकानेर के शासक कौन से आते हैं? सरदार सिंह जो है वो बीकानेर के शासक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में शासक आते हैं डूंगर सिंह। कौन से आते हैं? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो डूंगर सिंह का कार्यकाल रहा था 1872 से 1889 तक। डूंगर सिंह के कार्यकाल में एक तो बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुआ था। बीकानेरी भुजिया उनके कार्यकाल से जो हम भुजिया आज खाते हैं बीकानेरी है वो इनके समय से प्रचलित हुआ था। इनके समय से प्रचलित होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 800 ऊंटों के साथ सहायता करने के लिए सेना भेजी थी। तो दो बातें आती हैं कि 800 ऊंटों की सेना की टुकड़ी के साथ सहायता करने के लिए कौन से शासक ने अंग्रेजों का उनका साथ दिया था? तो वो शासक थे बीकानेर के डूंगर सिंह है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं डूंगर सिंह के बाद में गंगा सिंह। शासक कौन आते हैं? गंगा सिंह। बीकानेर के अगले शासक आते हैं गंगा सिंह। गंगा रिसाला टुकड़ी बनाई थी। गंगा नहर का निर्माण किया था। 1930, 31, 32 के सम्मेलन में पहुंचते हैं। तो बीकानेर के शासक कौन से आते हैं? गंगा सिंह। बीकानेर के शासक कौन बनते हैं? गंगा सिंह। गंगा सिंह का अगर हम बात करते हैं कार्यकाल तो 87 से लेकर 1887 से लेकर इनका कार्यकाल जो था कब तक चलता है? 1943 तक। 89 से लेकर 1943 तक इनका कार्यकाल रहा था गंगा सिंह का। तो उन्होंने वर्साई की संधि में भाग लिया था। पहले तो वाक्य वर्साई की संधि में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन पहुंचे थे। गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। रिसाला टुकड़ी का निर्माण किया, ऊंटों की टुकड़ी बनाई थी, रिसाला टुकड़ी का निर्माण किया था। गंगा रिसाला जिन्हें नाम दिया गया था। तो गंगा सिंह के द्वारा एक टुकड़ी बनाई गई थी जो किससे संबंधित थी, ऊंटों से संबंधित थी, जिसे गंगा रिसाला टुकड़ी कहा जाता था। जिसे किस नाम से जान जाती है, गंगा रिसाला टुकड़ी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या इस टुकड़ी का अंग्रेजों का साथ दिया था। पहले और दूसरे जो विश्व युद्ध, पहला और दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, तो इस युद्धों की अगर हम बात करते हैं, उन युद्धों में गंगा ने भाग लिया था। गंगा ने क्या है, भाग लिया था। पेरिस में शांति सम्मेलन चल रहा था, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। पेरिस सम्मेलन में पहुंचते हैं, पेरिस सिद्धांत का जो शांति सम्मेलन चलता है उसमें पहुंचते हैं। और इसके द्वारा चेम्सफोर्ड में अगर हम बात करते हैं 1821 में, चेम्सफोर्ड में 1821 में गंगा सिंह के द्वारा, चेम्सफोर्ड क्षेत्र में 1821 में गंगा सिंह के द्वारा भाग लिया गया था इसे। और उस चेम्सफोर्ड क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां पर इसको चांसलर बनाया जाता है। गंगा सिंह को क्या बनाया जाता है, चांसलर। तो वर्साई की संधि में भाग लेते हैं, तीनों सम्मेलनों में भाग लेते हैं, गंगा रिसाला टुकड़ी का निर्माण करते हैं और वहां पर चांसलर बनाया जाता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो जब बीएचयू की स्थापना की जा रही थी, सबसे अधिक सहयोग इन्हीं का किया गया था। बीकानेर के शासक है गंगा सिंह है, उन्हें सबसे ज्यादा पैसे दिए थे। तो उनको सर्वाधिक सहायता करने वाले शासक कौन से आते हैं, देई थे। और इनके द्वारा क्या की जाती है, गंगा नहर का निर्माण किया गया था 1927 में। गंगा नहर बनाई गई थी, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। किसका भागीरथ है, राजस्थान का भागीरथ है। एक तो भागीरथ था जो गंगा लाया था, दूसरा राजस्थान में गंगा लाने वाला व्यक्ति कौन सा है, नहर लाने वाला व्यक्ति कौन सा था, अपना गंगा सिंह है, इसलिए इसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। इस जो गंगा नहर लाया था, इसका जो कार्य करने वाला इंजीनियर था कंवर सिंह। हम आगे नहरें पढ़ेंगे, नहरें जब चर्चा करेंगे सिंचाई परियोजना उसमें देखेंगे। तो इसका अगर हम बात करते हैं, इंजीनियर कौन सा था, कंवर सिंह इसका इंजीनियर था। वर्तमान में जो रामदेवरा है, रामदेव जी का जो मंदिर है जैसलमेर में, रामदेव जी के मंदिर जैसलमेर है। और गोगामेड़ी है, और कौन से आते हैं, गोगामेड़ी है, हनुमानगढ़ में है। और देशनोक है, देशनोक कहाँ पर आता है, बीकानेर में। करणी माता का जो मंदिर है, इन तीनों का वर्तमान जो स्वरूप है, मंदिर का जो डिजाइन है, किसके द्वारा बनाया गया था, अपने गंगा सिंह थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तीनों का अपना वर्तमान स्वरूप इन्हीं के द्वारा लिया गया था। इनके द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा महारानी को इम्प्रेस करने के लिए, ब्रिटेन की महारानी थी, उनको अपनी तरफ इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने सिक्के चलवा दिए थे। इन्होंने क्या है, सिक्के चलवाए थे और उन सिक्कों पर नाम लिखवाया था कि विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया जो शासक महारानी विक्टोरिया की रानी थी, उसको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने क्या सिक्के चलवाए थे। और इन सिक्कों पर लिखवाया था दोस्ती लंदन है। उन्होंने क्या लिखाया था कि दोस्ती लंदन है, हमारी तो दोस्ती क्या सीधी लंदन से है, लंदन के साथ हमारी दोस्ती है। तो बीकानेर के शासक कौन से रहते हैं, गंगा सिंह। 1943 तक ये है बीकानेर के शासक रहते हैं। इसके बाद में अंतिम शासक आते हैं साधु सिंह। राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करते हैं, उसमें शासक थे साधु सिंह। खेल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना झुंझुनू में की जाती है, इन्हीं के माध्यम से की गई थी, इन्होंने कहा था। तो 1943 से लेकर 1949 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1943 से 1949 तक बीकानेर के शासक कौन रहते हैं, अपने साधु सिंह है। बीकानेर के शासक कौन से रहते हैं, साधु सिंह है, वो बीकानेर का कार्यकाल संभालते हैं। तो एकीकरण हुआ था इसी बीच में 1949 में एकीकरण होता है। तो राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक थे वो कौन से थे, साधु सिंह है। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, वहां के शासक किसको बनाया गया था, वहां का शासक किसको बनाया गया था, यानी एकीकरण में शासक कौन से थे, साधु सिंह। 1943 से 1949 में बीकानेर रियासत थी। पहले में अलवर, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता। पहले में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में मिले थे। दूसरे में बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा, टोंक है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं उदयपुर जुड़ता है। और चौथे में राजस्थान का एकीकरण का जो चौथा चरण आया था उसमें बीकानेर सम्मिलित होता है। और उस समय राजस्थान के शासक, बीकानेर के शासक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति कौन सा था, साधु सिंह था। कौन सा था, साधु सिंह था। उनके द्वारा इसमें
साइन की गई थी और राजस्थान के एकीकरण में मिलना स्वीकार किया गया। तो ये हमारा क्या था, राजस्थान के बीकानेर का इतिहास है जो कंप्लीट होता है। बीकानेर के इतिहास में इतने मुख्य मुख्य शासक अगर हम बात करते हैं तो बीका के बारे में पूछा जाता है, थोड़ा सा दानवीर होने के कारण लुंडकन के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आगे चलते जाते हैं तो जय सिंह मालदेव के साथ युद्ध होता है, हुमायूं के भाई कामरान के साथ राती खाटी का युद्ध होता है, इसलिए जय सिंह से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में आता है कल्याणमल। कल्याणमल अधीनता स्वीकार करता है तो किस की नियुक्ति उसके दरबार में करता है, दोनों पुत्रों की नियुक्ति करता है, ये प्रश्न बनता है। इसके बाद में पूछा जाता है कि इनका बेटा राय सिंह बनता है। तो राय सिंह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि राय सिंह दो मुगलों के समकालीन रहा था। हर क्षेत्र में कहीं भी आप देखेंगे तो राय सिंह बीकानेर की तरफ अग्रणी रहा था, हर क्षेत्र में पहुंचता ही पहुंचता था, चाहे अकबर के अभियान हो चाहे जहांगीर के अभियान हो। उसके बाद में राय जो औरंगजेब था उसने भी क्या है इसका राय सिंह को अपने अधीन में कार्य में करने के लिए हर क्षेत्र में आगे रखा था। तो राय सिंह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में इनका भाई था पृथ्वीराज राठौड़ है, तो इसको डिंगल का हीरोज कवि कहा जाता है। इसमें सॉरी लाइन नहीं लिखा है, डिंगल का हीरोज कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डिंगल भाषा में, उत्तरी जो मारवाड़ी भाषा है उसमें बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात की रचना की है। इसका अगर हम बात करते हैं पित्थल व पाथल के माध्यम से इसने बताया, पित्थल प्रताप को मानता है, पित्थल स्वयं को मानता है। दुर्सा आडा ने बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात को 5वां वेद बताया है व 19वां पुराण बताया है। तो ये बात पूछ सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने यह ग्रंथ पढ़ा और कहा कि प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी, परंतु अन्य इतिहासकार ये बात नहीं मानते। अन्य इतिहासकार ये बात गलत मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। हम भी पढ़कर आए हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों में कुछ में दिया है, लेकिन बोर्ड यह मान्य नहीं करता है कि प्रताप ने अधीनता स्वीकार की थी। प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कर्नल जेम्स टोड इसे बारे में कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक के बारे में कहा गया कि इसमें 10,000 घोड़ों जितना की शक्ति है, 10,000 घोड़ों जितना इसमें क्या बल है। किस पुस्तक के बारे में कहा है तो इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात है, कौन सी भाषा है, डिंगल भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में पृथ्वीराज राठौड़ है, इनको गागरों के दुर्ग झालावाड़ अकबर ने इन्हें दिया था, वहीं पर रहते थे और वहीं पर रचनाएं करते थे। कभी इधर बालकनी में बैठे कभी इधर बैठते थे तो रचनाएं क्या करते थे। इसके बाद में राय सिंह के बाद में शासक बनते हैं दलपत सिंह। योग्य शासक नहीं होने के कारण जहांगीर इनके को हटा देता है। इसके बाद में शासक बनते हैं अपने सूर सिंह, लंबे समय तक कार्यकाल रहा था। अब मुगलों के अभियानों में हमेशा अग्नि रहे थे, उनको अभियान में क्या धुरंधर करने वाले, पीछे करने वाले। इसके बाद में शासक कर्ण सिंह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। एक तो मतीदेवी राज फेमस है, 1644 में है। दूसरा पूछा जाता है जो कर्ण सिंह, दूसरा पूछा जाता है कर्ण सिंह थे वो नागौर के किस शासक के साथ उनकी अनबन रहती थी, तो वो कौन से थे, नागौर दरबार में थे। अकबर के द्वारा नागौर का शासक अमर सिंह राठौड़ को बना दिया जाता है। जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद नागौर इनको सुपुर्द कर दिया जाता है, तो इनका कार्यभार वो देखते हैं और उनके आपस में क्या अनबन रहती है। कर्ण सिंह उनके बारे में, कर्ण सिंह के बारे में शासक बनते अनूप सिंह। कर्ण सिंह के बाद में शासक आए थे अनूप सिंह। औरंगजेब के विश्वास अनूप सिंह की अगर हम बात करते हैं तो अपने अनूप सिंह जो थे वो किसके आते हैं, औरंगजेब के विश्वास पात्र। औरंगजेब वहां पर अभियानों में भेजता दक्षिण में, तो इन्हें माही मरातिब की उपाधि दी गई है और इसे एक महाराज की उपाधि दी गई है। तो अनूप सिंह के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते सरदार सिंह को क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे। फिर पूछा जाता है गंगा रिसाला टुकड़ी, वर्साई की संधि में भाग लेने वाले, दोस्त लंदर है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को इम्प्रेस करने के लिए उनके नाम प्रिंसेस ऑफ विक्टोरिया के नाम से सिक्के किसने चलवाए थे, और 1930, 31, 32 के सम्मेलन में भाग कौन लेता है, और गंगा रिसाला टुकड़ी का निर्माण किसने किया था, वह कौन सा शासक है जिसने ऊँटों की टुकड़ी बनाई थी उनके जो सहायता के लिए बाहर निकलता है, तो वो अपने ये थे। इसके बाद में अंतिम शासक हमने देखे थे सालुल सिंह। राजस्थान के एकीकरण केस में शासक कौन से बनते हैं, राजस्थान की एकीकरण केस में शासक थे सादुल सिंह। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की जाती है खेतरी झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इन्हीं के नाम पर सादुल सिंह के नाम पर वहाँ का निर्माण जो कार्य चालू किया गया है। तो इस प्रकार हमारा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के बीकानेर का इतिहास कंप्लीट होता है। राठौड़ की 2 ही सत्ता, राठौड़ की हमने पहली सत्ता देखी थी मारवाड़, राष्ट्रकूट वंश से आए थे, वहाँ से रट्टर कहा जाता है, रट्टऊ कहा जाता है, वहाँ से निकलते हैं। और जोधपुर की अगर बात करते हैं 13वीं शताब्दी में बदायूं कन्नौज से आते हैं, और बीकानेर शासक थे राव जोधा के 5 पुत्र वहीं से निकलते हैं और जंगल प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की विभिन्न सत्ता की स्थापना करते हैं। तो ये दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हमारा रह गया एक आमेर का इतिहास।
जयपुर का जो आमेर है उसका इतिहास रह गया, उसके बारे में चर्चा कल करेंगे। कल उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आमेर का जो शासक है, किस प्रकार उनके शासक रहे थे, किस प्रकार उन्होंने कार्यकाल किया था, प्रथम शासक कौन सा था, आमेर में जो शासक सत्ता स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, उसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।